नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत बघेल और आप हैं इस समय हेमंत बघेल क्लासेस में। आज का हमारा विषय है बंगाल में अंग्रेजी आधिपत्य, अर्थात बंगाल में अंग्रेजों ने किस प्रकार अपना अधिकार किया। इसके अंतर्गत हम देखेंगे प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, और इसके साथ ही साथ सिराजुद्दौला। ये जो बंगाल से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं अंग्रेज व बंगाल, साथ में सिराजुद्दौला, प्लासी की युद्ध, बक्सर का युद्ध, तो ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है ये, अक्सर पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर आए थे और बाद में भारत के शासक बन गए थे। तो पहले हम देख लेते हैं कि अंग्रेज भारत आए कैसे। यूरोप महाद्वीप से जो पहला व्यक्ति था जो कि जल मार्ग से होता हुआ भारत आया था, वह था वास्को डी गामा, जो कि 1498 ईस्वी में आशा अंतरिप, केप ऑफ गुड होप होता हुआ भारत पहुंचा था। उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए, फिर फ्रांसीसी आए। बाकियों को नहीं देखना है, अभी हमें अंग्रेज को देखना है। हाँ, तो अंग्रेजों ने भारत से व्यापार करने के लिए, मतलब भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाया सन 1600 में, जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सन 1600 में इसकी स्थापना हुई और इस कंपनी की तरफ से जो पहला अंग्रेज था जो भारत आया वह था हॉकिंस। हॉकिंस आया, हाँ, उसके बाद टॉमस रो आया, फिर कई आते गए। तो इन्होंने सबसे पहले सूरत, मछलीपट्टनम, मद्रास, बम्बई, भड़ोच ऐसे जगहों पर अपना मतलब फैक्ट्रियां स्थापित करना शुरू कर दिया। फैक्ट्रियों से तात्पर्य मतलब ये नहीं है कि जहां मशीनों के द्वारा कोई सामान बनता हो, वस्तु बनता हो। फैक्ट्री मतलब कोठी, जहां पर ये अपना सामान रख सके, हाँ, उसको उस समय फैक्ट्री कहा जाता था। हिंदी में कहे तो कोठी। हाँ, तो मद्रास, सूरत, भड़ोच, बम्बई, मछलीपट्टनम, इन जगहों पे उन्होंने अपनी कोठियां स्थापित की। अब हमें देखना है कि ये अंग्रेज बंगाल कैसे पहुंचे, कब पहुंचे। सन 1651 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार थे शाह शुजा। शाह शुजा कौन थे? ये थे मुगल बादशाह शाहजहां के बेटे, जो कि बंगाल के सूबेदार थे। तो इससे अंग्रेजों ने अनुमति ली कि भाई हम बंगाल में व्यापार करना चाहते हैं, और यहाँ अपनी फैक्ट्री डालेंगे। तो शाह शुजा ने कहा ठीक है भैया, व्यापार करना ठीक है, बना लो अपनी फैक्ट्री। इसके बाद सन 1698 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार हुआ अजीम उसान। हाँ, अब पहले क्या होता था, जो बादशाह सूबेदार होते थे तो जो है किसी से खुश होकर उसे जागीर दे देते थे। हाँ, कोई गांव, कोई जमीन दे देते थे कि भैया आज से जमीन तुम्हारा है, तुम्हारी जागीर है। हाँ, तो ये जो सूबेदार अजीम उसान था, इसने भी अंग्रेजों को 3 गांव की जागीरदारी दे दी। 3 गांव को जागीर के रूप में अंग्रेजों को प्रदान कर दिया कि ये लोग 3 गांव जागीर के रूप में, ये आज से आपका जागीर है, इसमें आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो ये 3 गांव कौन कौन से थे? सूतानती, गोविंदपुर और कोलिकाता। ये जो है इन तीनों गांवों को मिलाकर कुछ समय बाद जॉब चारनाक नामक एक व्यक्ति ने कलकत्ता नगर की स्थापना की। ये पूछा जाता है, याद रखिए आप तीनों गांवों के नाम भी। कलकत्ता नगर की स्थापना की किसने? जॉब चारनाक ने। इसके बाद हम चलते हैं 1717 ईस्वी में। हाँ, इस समय तक औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है और मुगलों की जो दशा थोड़ी सी बिगड़नी शुरू हो गई थी। हाँ, तो 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह था फर्रुखसियर। तो एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दूत मंडल बादशाह से मिलने दिल्ली पहुंचा। तो उस समय बादशाह बीमार थे। हाँ, तो उस दूत मंडल में एक चिकित्सक भी था, तो उसने उन्हें ठीक कर दिया। बादशाह प्रसन्न हो गए कि भाई बड़ा परेशान करके रखा था इस रोग ने, तुमने ठीक कर दिया, क्या चाहिए तुम मांगो। तब उन्होंने क्या मांग लिया कि भैया हमको बंगाल में व्यापार करना है, अभी कर रहे हैं, हाँ, लेकिन हमको कर मुक्त व्यापार का अधिकार दे दीजिए। मतलब बड़ा टैक्स बार बार देना पड़ता है, ठीक है, तुम साल का 3000 दे दो और तुमको और कोई टैक्स नहीं देना होगा। मतलब कर मुक्त अधिकार, कर मुक्त व्यापार का अधिकार फर्रुखसियर ने मुगलों को प्रदान कर दिया कि बस साल में 3000 दे दो और कोई कर नहीं देना है। साथ ही साथ
गुजरात में भी कर मुक्त व्यापार का अधिकार दे दिया, लेकिन गुजरात से उनको कितना चाहिए था? 10,000। मतलब कि 10,000 रुपए दो मुगल बादशाह को और कर मुक्त व्यापार करो। कहाँ? गुजरात में। और बंगाल में 3,000। तो मतलब इस तरह से वो कुछ कुछ अधिकार प्राप्त करते गए अंग्रेज। अब अंग्रेजों से हटकर अब थोड़ा आज चलते हैं नवाबों की ओर। हाँ, बंगाल के नवाब, बंगाल की ओर। तो बंगाल जो है मुगलों के अधीन एक सूबा था, एक राज्य था, और सबसे धनी राज्य हुआ करता था, सबसे पैसा वाला राज्य। तो 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया गया फर्रुखसियर के द्वारा। इसने क्या किया? बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया, लेकिन ये पूरी तरह से स्वतंत्र रख पाने में असफल रहा। उसके बाद 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बंगाल का सूबेदार बनाया गया। उसने बंगाल को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया मुगलों से, कि भाई अब जो है हमारा मुगलों से कोई लेना देना नहीं है, हम स्वतंत्र हैं। और उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। और उसकी ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो अलीवर्दी खां से जाके लड़े, हाँ, और बंगाल को फिर से मुगल साम्राज्य के अंतर्गत लाए। क्योंकि कुछ समय पहले ही 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। 1737 में ही मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने आक्रमण किया था दिल्ली पर। तो इससे जो उसकी हालत काफी खराब थी, तो वो बंगाल को जो है अपने मतलब मुगल साम्राज्य के अंतर्गत रख पाने में सफल नहीं रहा, हाँ, कि उससे जाके भिड़ूं। और जो उधर जो अलीवर्दी खां है उसने स्वतंत्र घोषित कर दिया। और साथ ही साथ उसने क्या किया कि मोहम्मद शाह को 2 करोड़ रुपए मतलब एक क्या कहे नजराने के तौर पे दे दिया, कि भाई ये 2 करोड़ रुपए और बंगाल मेरे को दे दो, हाँ, मेरे को मान्यता दे दो कि मैं यहाँ का नवाब हूँ। अब मोहम्मद शाह ने ठीक है भाई, अब से तुम बंगाल के नवाब हो। तो अलीवर्दी खां बंगाल का स्वतंत्र नवाब बन गया। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। अब उसका पोता सिराज उद दौला ये बना बंगाल का नवाब। लेकिन ये बंगाल का नवाब तो बन गया, लेकिन बंगाल का जो सिंहासन था उसके लिए कांटों का सेज साबित हुआ। कैसे? क्योंकि चारों तरफ उसके जो है खाली विरोधी ही थे, समर्थक भी थे कुछ, लेकिन विरोधियों की संख्या अधिक थी। उसकी मौसी का बेटा शौकत जंग वो उसका विरोधी था। उसकी मौसी खुद घसीटी बेगम वो उसकी विरोधी थी। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर वो भी उससे चिढ़ता था। और अलग से अंग्रेज थे ही थे। अब चलते हैं हम अंग्रेजों की तरफ। 1756 का समय चल रहा है। तो इससे पहले क्या हुआ था? 1756 से पहले भारत में अंग्रेज भी है। मैंने पहले ही बताया कि पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेनमार्क वाले आए, फ्रांसीसी आए। हाँ, तो फ्रांसीसी भी हैं। बाकियों के साथ तो अंग्रेजों का मतलब अंग्रेजों ने बाकियों को मतलब जल्दी हरा दिया, लेकिन एक फ्रांसीसी बचे हुए थे। हाँ, तो फ्रांसीसियों के साथ अंग्रेजों का युद्ध चल रहा था। 1756 से पहले 2 युद्ध हो चुके थे। एक 1746 से 48 तक, जिसमें कि अंग्रेज हार गए थे और फ्रांसीसी जीत गए थे। दूसरा युद्ध हुआ था 1749 से 1754 तक, जिसमें कि अंग्रेज जीत गए थे। पहले वाले में अंग्रेज हारे थे, दूसरे वाले में जीत गए थे। हाँ, लेकिन फिर भी कोई मतलब निर्णय नहीं हुआ था, समाधान कुछ निकला नहीं था। हाँ, तो मतलब युद्ध की स्थिति बना हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। तो अंग्रेज जो फ्रांसीसी थे वो बंगाल में भी थे। चंद्रनगर उनकी एक बस्ती थी। जैसे बंगाल में कलकत्ता में अंग्रेज थे, हाँ, तो बंगाल में एक जगह थी चंद्रनगर, वहां पर अंग्रेज भी थे, मतलब फ्रांसीसी भी थे। हाँ, तो अब अंग्रेजों को डर था कि जो फ्रांसीसी हैं हमारे कलकत्ता के फोर्ट विलियम फोर्ट किले में आक्रमण कर देंगे। फोर्ट मतलब किला, विलियम फोर्ट में आक्रमण कर देंगे। तो इस डर से वो लोग जो है विलियम फोर्ट को और मजबूत करने लगे, उसकी किलेबंदी करने लगे। हाँ, अपनी सैनिक शक्ति भी बढ़ाने लगे होंगे, हाँ, ताकि अगर फ्रांसीसी आक्रमण कर दे तो हम उनका सामना कर सके। अब इस पर सिराजुद्दौला की नजर पड़ी कि भाई ये लोग कर क्या रहे हैं। क्योंकि जो कलकत्ता है तो बंगाल में ही है ना, नवाब के अधीन। तो अभी कर क्या रहे हैं ये लोग? अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं, किलेबंदी कर रहे हैं। हो सकता है कल को अपनी शक्ति बढ़ाकर ये मेरे लिए कोई परेशानी खड़े कर दें। तो ये सोच करके नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया और कलकत्ता को जीत लिया। अब अंग्रेज इससे नाखुश हो गए। अब अंग्रेज जो हैं सिराजुद्दौला के विरुद्ध दुष्प्रचार करने लगे। अब इसी बीच एक घटना घटित हुई जिसे कहते हैं ब्लैक होल की घटना, हिंदी में कहे तो काल कोठरी की घटना। इसमें क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला ने
20 जून 1756 को 146 अंग्रेजों को, जिसमें बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सब थे, उनको एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया। और 23 जून 1756 ईस्वी को खोला गया। मतलब तकरीबन 3 दिन तक बंद थे। हाँ, तो 23 जून 1756 को जब खोला गया तो 146 अंग्रेजों में से केवल 23 अंग्रेज जिंदा बचे थे, बाकी 123 दम घुटने के कारण मर गए थे। उन 23 लोगों में से हालवेल नामक व्यक्ति भी था जिसने इस घटना को उजागर किया। अगर कमरे के आकार के विषय में बात करें तो कमरे की जो लंबाई थी 18 फुट लंबी और 14.10 फीट चौड़ी, इतने छोटे से कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया था। लेकिन जो भारतीय इतिहासकार हैं, मतलब इतिहासकार हैं, वो इस घटना को नहीं मानते कि ये घटना झूठा है, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है, काल्पनिक है। हाँ, किसके द्वारा रचित गया है? अंग्रेजों द्वारा। उसमें भी कौन? हालवेल। हाँ, जो कहता है कि मैं इस घटना में जिंदा बच गया। हाँ, तो उसके द्वारा ये बनाया गया था नवाब को बदनाम करने के लिए। खैर, जो भी रहा हो, इसमें मतलब कि सच्चाई है या झूठ है, ये तो नहीं मालूम, इतिहासकारों में ये मतभेद है। लेकिन ये घटना हुई थी कब? कालखुटरी की घटना अथवा ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756। 146 अंग्रेज, जिनमें से बचे कितने? 23, और मरे कितने? 123। अब इससे कोई व्यक्ति किसी के विषय में झूठा प्रचार करे तो सामने वाला तो गुस्सा होगा ही ना। लेकिन नवाब ने यहाँ संयम बरता। अब अंग्रेज जो है एक मतलब नवाब के खिलाफ षड्यंत्र रची रहे थे, और इसी बीच अंग्रेजों ने मद्रास जो कि दक्षिण भारत में था, और जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के जो युद्ध चल रहा था वो दक्षिण भारत में चल रहा था, तो वहां अंग्रेजों की सेना थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि वहां से सेना मंगाया, मद्रास से बंगाल। तो सेना की अगुवाई करता हुआ रॉबर्ट क्लाइव भी बंगाल आया। रॉबर्ट क्लाइव, तो उसने सारा कुछ संभाल लिया। अब सेना आ गया तो उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने कलकत्ता को पुनः जीत लिया। कब जीता? जनवरी 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने कलकत्ता को पुनः जीत लिया। अब जो है नवाब ने सोचा कि भाई ये लोग तो कुछ ज्यादा ही हो रहे, इनसे संधि बंदी कर लिया जाए। तो 9 फरवरी 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की ओर से रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों ने एक संधि की, अलीनगर की संधि। कब की? 9 फरवरी 1757 को। इस संधि के द्वारा सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को उनके सारे अधिकार वापस कर दिए। कौन से अधिकार? मतलब बंगाल में व्यापार करने का अधिकार वापस कर दिए। ठीक है भैया, मिल गया अधिकार। अब जो क्लाइव है इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो एक चीज समझ चुका था कि जब तक बंगाल में सिराजुद्दौला है तब तक वो लोग यहाँ अच्छे से पैर नहीं जमा सकते। तो अब जो है नवाब को हटाने का वो सोचने लगा, और उसके जितने भी विरोधी हैं उनको अपने तरफ करने लगा। हाँ, तो मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, हाँ, बंगाल का एक बहुत अमीर आदमी था, जगत सेठ, उसको अपनी ओर कर लिया। मानिक चंद, उसको अपनी ओर कर लिया। एक व्यापारी था राय दुर्लभ, उसको अपनी ओर कर लिया। मतलब बड़े बड़े लोगों, व्यापारियों को भी अपनी ओर करने लगा। हाँ, उसके जो सेनापतियों थे, जो मीर जाफर, उसको कर ही लिया अपनी ओर। हाँ, एक मतलब गुट का निर्माण करने लगा था नवाब के विरुद्ध। हाँ, अब इसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज और फ्रांसीसी भी लड़ रहे थे, उनके बीच में खटास चल रहा था। तो इसी बीच अंग्रेजों ने जो फ्रांसीसियों की जो बस्ती थी बंगाल में, चंद्रनगर, उसको जीत लिया। अब जो है नवाब सिराजुद्दौला, उसका जो सब्र का बांध टूट गया कि भाई अब तो अंग्रेजों को सबक सिखाना ही है, और उसने युद्ध की घोषणा कर दी। अब युद्ध हुआ प्लासी का युद्ध। कब? 23 जून 1757। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में एक और सिराजुद्दौला तो दूसरी ओर अंग्रेजों की ओर से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव के बीच युद्ध हुआ। अंग्रेजों की ओर से कौन था? याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव, और उधर सिराजुद्दौला। जहां सिराजुद्दौला की सेना में क्या कहते हैं, मोहनलाल, हाँ, और मोहनलाल जैसे देशभक्त थे। हाँ, वही उसके साथ कौन था? मीर जाफर जैसा गद्दार भी था। तो अब जो मीर जाफर था वो तो जब युद्ध हुआ तो बिल्कुल चुपचाप था, भाई उसको तो अंग्रेजों का साथ देना है, तो कुछ नहीं कर रहा था। बाकी जो मोहनलाल है और जो मीर मदान है, वो लोग लड़ते हुए मारे गए। और सिराजुद्दौला खुद लड़ता हुआ मारा गया। अब मीर जाफर जो है
ये किस लिए साथ दिया था? क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था कि जब सिराजुद्दौला को नवाब के पद से हटा देंगे उसके बाद बंगाल का नवाब हम तुम्हें बना देंगे, इसलिए मीर जाफर ने अंग्रेजों को साथ दिया था। अब जो है प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जीत गए, सिराजुद्दौला मारा गया, तो अब बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? मीर जाफर को। अंग्रेजों ने बना दिया मीर जाफर को। तो प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ ये आपको याद रखना है, नवाब सिराजुद्दौला और दूसरी ओर रॉबर्ट क्लाइव। कब हुआ था? 23 जून 1757। कहाँ? प्लासी। इसके बाद मीर जाफर को नवाब बना दिया। अब अंग्रेज जो है मीर जाफर से दुनिया भर के अधिकार मांगने लगे। कभी आते ये अधिकार चाहिए, कभी फला अधिकार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अब आदमी कब तक देता रहा वो, लेकिन एक सीमा होती है। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, देना कम करने लगा। तो 1760 में अंग्रेजों ने क्या किया, नवाब मीर जाफर को बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया और उसके दामाद को जिसका नाम था मीर कासिम, उसको बंगाल का नवाब बना दिया। उसको भी बोला कि भाई हमको ये चीज चाहिए। नवाब बनते टाइम तो उसने भी दे दिया। लेकिन ये जो मीर कासिम था थोड़ा योग्य व्यक्ति था। तो इसने क्या किया, ये अंग्रेजों के बारे में जानता था कि भाई इन्होंने तो सिराजुद्दौला को नहीं छोड़ा, मेरे ससुर को नहीं छोड़ा, अब मेरा भी वही हाल करेंगे। तो उसने क्या किया कि अब जो है सबसे पहला काम उसने किया कि अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। ये जो मुर्शिदाबाद है बंगाल में है, और इसको राजधानी किसने बनाया था? अलीवर्दी खां के समय भी मुर्शिदाबाद ही राजधानी था, सिराजुद्दौला की राजधानी भी मुर्शिदाबाद था। और लेकिन मीर कासिम ने क्या किया कि राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट किया। मुंगेर कहाँ था? मुंगेर बिहार में, अभी भी बिहार में है। तो राजधानी को मुंगेर ले आया ताकि वहां के माहौल से दूर रहूं। अब मुंगेर में राजधानी ले आया, अब यहाँ पर अपनी सेना को संगठित करने लगा, मतलब उनको अच्छे से ट्रेनिंग देने लगा होगा, और अपने प्रशासन को भी सुदृढ़ करने लगा। अब ये चीज अंग्रेजों को रास नहीं आया कि भाई ये अपना सेना वेना को अच्छा बना रहा है, प्रशासन को भी ठीक कर रहा है, हर चीज ठीक कर रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा वो लोग मतलब बर्दाश्त कर लिए। लेकिन इसका भी वो लोग एक तोड़ ढूंढे कि हम लोग भी नवाब कुछ ना कुछ तो देंगे, मतलब इसका जवाब पत्थर से जो कहते हैं उसी तरह से। नवाब वो सब कर रहा है, तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अंग्रेजों को 1717 में जो फर्रुख सियर मुगल बादशाह था उसके द्वारा वार्षिक 3000 अदायगी के बदले में क्या दिया गया था? कर मुक्त व्यापार। कि बंगाल मतलब बादशाह को आप 3000 दो साल में, और बंगाल में बिना कोई कर दिए व्यापार करो। तो मतलब कि जो बंगाल के जो मतलब अंग्रेज जो थे वो बंगाल में कोई कर नहीं देते थे, बस साल का 3000 रुपए मुगल बादशाह को दिया करते थे। और जब बंगाल में अलीवर्दी खां नवाब बना तो जो 3000 मुगल बादशाह को दिया जाता रहा होगा, तो उसको अब किसे दिया जाने लगा होगा? अलीवर्दी खां को। उसने भी जारी रखा। तो अब इसका जो है अंग्रेज गलत फायदा उठाने लगे। क्योंकि ये जो अधिकार है केवल अंग्रेजों के पास था। और जो भारतीय व्यापारी थे उनको टैक्स देना पड़ता था। अंग्रेज क्या करते थे, भारतीय व्यापारियों के माल को अपना माल बता देते थे कि भाई ये भी सामान मेरा है। तो जो भारतीय व्यापारी के माल के ऊपर जो कर लगना था वो भी नहीं लगता था। और उसको अंग्रेज जो है अपना माल बताकर कर से मुक्त कर देता था। और बदले में भारतीय व्यापारी उसको कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा दे दिया करता होगा। जैसे मान चलो किसी सामान पे 100 रुपए टैक्स लग रहा है, तो अंग्रेज उसको अपना सामान बता देता रहा होगा, और जो भारतीय व्यापारी है उसको 50 रुपए दे देता रहा होगा, आधा। उसको भी फायदा, अंग्रेजों को भी फायदा, और नुकसान किसको हो रहा है? नवाब को। तो ये करने लगे भारी मात्रा। अब नवाब ने देखा कि भाई बड़ा नुकसान हो रहा है, राजस्व आ नहीं रहा है, तो उसने जांच पड़ताल कराया तो पता चला कि अंग्रेज ये कर रहे हैं। अब जो नवाब बिल्कुल मतलब ऐसी स्थिति में था, आर पार की लड़ाई की स्थिति में, कि अब भले मैं मिट जाऊं लेकिन अंग्रेजों को जीतने नहीं दूंगा। तो उसने क्या किया कि जो भारतीय व्यापारियों को भी कोई कर नहीं लेना ऐसा घोषणा कर दिया, कि मतलब बंगाल में जो आंतरिक व्यापार है वो पूरी तरह से कर मुक्त कर दिया, कि कोई भी व्यापारी हो उससे किसी प्रकार का कर नहीं लिया जाएगा। मतलब अंग्रेजों से नहीं लेते थे। साल में 3000 दे रहे थे वो, तो अलग से कोई कर नहीं देते थे, लेकिन जो अन्य व्यापारी थे उनसे कर लिया जाता था। अब उनसे भी कर नहीं लिया जाएगा। अब अंग्रेजों को नुकसान होने लगा, और अंग्रेज इस चीज से बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए कि भाई ये नवाब ने क्या कर दिया, इसको क्या मतलब कमाना वमाना कुछ है नहीं।
तो इतिहासकार मानते हैं कि बक्सर की लड़ाई का ये जो है यही कारण माना जाता है, संभवतः यही कारण था ऐसा माना जाता है। अब इसके बाद जो है अंग्रेजों और नवाब के बीच युद्ध शुरू हो गया। हाँ, बक्सर की लड़ाई चालू नहीं हुई, उससे पहले 3 बार छोटी मोटी लड़ाई हुई थी, छोटे झड़पें, जिसमें तीनों में नवाब हार गया और वो भाग गया बंगाल से, क्योंकि अब भाई अंग्रेज हावी हो रहे हैं, तो वो जो है अपना जो भी उसके पास धन दौलत था उसको लेकर वो चला गया अवध। अवध उत्तर प्रदेश में है, वहां चला गया मदद मांगने के लिए। हाँ, वहां अवध का जो नवाब था वो था शुजाउद्दौला। और वहीं पर उसको मिला मुगल बादशाह शाह आलम। अब दोनों से बोला कि भाई अंग्रेज ऐसा वैसा करें, सारा हाल उसने बताया कि मदद करो। अब जो है मुगल बादशाह शाह आलम, पहले जो बंगाल था मुगलों के अधीन था, तो अपनी खोई हुई जो साख है उसको पाने के लिए ठीक है भैया मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, और शुजाउद्दौला भी कि मुझको भी कुछ ना कुछ मिलेगा तो ठीक है मैं भी मदद कर दूंगा। तो अब जो तीनों की संयुक्त सेना थी वो अब निकल पड़ी उधर से अंग्रेजों की तरफ से भी। अब अंग्रेजों का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। प्लासी के युद्ध में कौन था? क्लाइव। लेकिन क्लाइव जो है अभी नहीं है। तो अभी कौन है? हेक्टर मुनरो। अब इन दोनों सेनाओं के बीच एक तरफ संयुक्त सेना जिसमें बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम, और दूसरी तरफ अंग्रेजों की ओर से हेक्टर मुनरो, तीनों के बीच मतलब इन दोनों सेनाओं के बीच बक्सर नामक स्थान पर 22 अक्टूबर 1764 में युद्ध हुआ। जिसमें कि जो बादशाह शाह आलम ये तो अंग्रेजों के साथ संधि वंधि करने में लग गया था, और जो शुजाउद्दौला की स्थिति को देखते हुए वो भी लड़ना छोड़ के मतलब आत्मसमर्पण कुछ कर दिया। लेकिन मीर कासिम अगर उसने सोचा कि भाई अब मैं पकड़ा गया तो मुझको तो मार ही डालेंगे, तो वो भाग गया, युद्ध क्षेत्र से भाग गया, और बाद में उसकी 1777 ईस्वी में कहीं उसकी मृत्यु हो गई। अब जो है बंगाल का नवाब तो भाग गया, तो अब बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? पुनः मीर जाफर को बनाया गया, जो 1757 से 1760 तक था, उसे फिर से बना दिया गया बंगाल का नवाब। अब इसके बाद फिर से क्लाइव की एंट्री होती है 1765 में, फिर क्लाइव को बुलाया गया। बक्सर का युद्ध हुआ था 64 में, लेकिन जो सारा स्थिति जो घटित हुआ है उस घटनाक्रम को निपटाने के लिए किसे बुलाया गया? क्लाइव को। 1765 में आया क्लाइव, तो इसके बाद जो है इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि में एक और थे रॉबर्ट क्लाइव, दूसरी ओर थे बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम। तो इसमें क्या किया गया? बंगाल जो अवध के नवाब शुजाउद्दौला हैं उनसे कड़ा और मानिकपुर का क्षेत्र ले लिया गया और उसे दे दिया गया मुगल बादशाह शाह आलम को। और साथ ही साथ मुगल बादशाह शाह आलम को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने की बात कही थी कि भाई हम तुमको 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देंगे, तुम बढ़िया आराम से खाओ पियो मौज करो। तो ठीक है, मान गया वो भी। अवध का नवाब भी मान गया कि भाई ये लोग तो ऐसी तैसी कर देंगे, 2 क्षेत्र जा रहा है तो जाने दो। तो और बदले में जो मुगल बादशाह था, क्योंकि बंगाल तो पहले मुगलों का था, तो उसी से उन्होंने क्या मांग लिया कि बंगाल बिहार उड़ीसा इन तीनों पहले एक ही थे, बंगाल बिहार उड़ीसा तीनों एक ही थे बंगाल। तो बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी गई, किसके द्वारा? मुगल बादशाह शाह आलम द्वारा। दीवानी से मतलब है राजस्व वसूली का अधिकार। किसको दे दिया गया? अंग्रेजों को, कि भाई अब से तुम ही वहां का जो भी कर वर है तुम ही वसूल करोगे। ठीक है। तो ये थी इलाहाबाद की संधि कब? 1765। और बक्सर का युद्ध 1764। प्लासी का युद्ध 1757। अब है इसके बाद आता है बंगाल में द्वैध शासन। क्लाइव आ गया है 1765 में। ये जो क्लाइव है 1757 से 1760 ईस्वी तक ये बंगाल का गवर्नर रहा। 1757 में इसको मद्रास से बुलाया गया था। तो उसके 1757 से 1760 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर रहा। गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर। उस बाद 1760 में ये वापस इंग्लैंड चला गया। तो 1760 से 1765 तक जो है ये था वेंसीटाट बंगाल का गवर्नर। कौन? वेंसीटाट। अगर पूछा जाए कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो क्लाइव। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो वेंसीटाट। लेकिन लड़ा कौन था? हेक्टर मुनरो।
लेकिन 1765 में वापस क्लाइव आ गया। तो इलाहाबाद की संधि के समय गवर्नर कौन था? क्लाइव, जो कि 65 से लेकर 67 तक गवर्नर रहेगा, 1765 से 1767 तक। तो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन स्थापित की। द्वैध शासन मतलब दोहरा शासन, एक ही राज्य है लेकिन उसमें शासन दो लोगों का, एक अंग्रेज और दूसरा बंगाल का नवाब। हाँ, मीर कासिम भाग गया तो उसके बाद किसे नवाब बनाया गया? वापस मीर जाफर को। तो मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। अब जो है मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को दे दी दीवानी कि कर वसूल करो। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जो भी मतलब जहां से पैसा आ रहा है वो सारे अधिकार अपने पास रख लिए, और जो सेना वाला मामला है वो भी खुद रख लिए कि अगर सेना जो है नवाब को दे देंगे तो कल को हमको भगा देगा, इसलिए सेना भी खुद अपने पास रखे, विदेश मामले भी खुद अपने पास रखे। और बाकी जो प्रशासनिक कार्य है मतलब सेवा वाले काम, जैसे सड़कें बनवाना, नहरें बनवाना, न्याय करना, मतलब प्रजा के हित में जो कार्य करना है वो सारे नवाब को छोड़ देंगे, भाई तुम करो, जो पैसा वैसा कलेक्शन होगा हम करेंगे। और इसमें क्या किया गया कि अंग्रेजों ने नवाब को प्रशासनिक कार्य करने के लिए 53 लाख रुपए देने का वायदा किया कि हम हर साल तुमको 53 लाख रुपए दे देंगे, उसमें तुम जो भी है प्रजा का हित करो, कल्याण करो, जो भी करना है करो। और ऊपर से फिर क्या 26 लाख रुपए फिर अलग से फिर मुगल बादशाह को देना था पेंशन, एक 26 लाख, एक 53 लाख। हाँ, और बाकी जो बचा वो अंग्रेजों का। तो ये था बंगाल में द्वैध शासन, हाँ, जो कि 1765 से 1772 ईस्वी तक चला। 1772 में वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बनकर आता है और वो इस द्वैध शासन को समाप्त कर देता है। समाप्त कर देता है मतलब जो प्रशासनिक कार्य है वो भी अंग्रेज ही ले लेते हैं, और जो बंगाल का जो नवाब है उसको पूरी तरह से हटा दिया जाता है कि अब कोई नवाब हो, अब कोई नहीं होगा, जो भी होंगे अंग्रेज होंगे। तो ये था बंगाल में द्वैध शासन। तो ये पूरा था बंगाल में अंग्रेजों का आधिपत्य, अंग्रेजी आधिपत्य। इस तरह से बंगाल में अंग्रेजों ने अपना अधिकार स्थापित किया और धीरे धीरे पूरे भारत में। तो प्लासी इसमें से महत्वपूर्ण क्या क्या है, मैं जितनी बातें बताया सारी महत्वपूर्ण है। हाँ, जो घटनाएं घटित हुई वो सारी कुछ महत्वपूर्ण है, तो आप लोग सभी को याद रखना जरूरी है। इसको मैंने कहानी की तरह बताया, हालांकि बहुत मतलब पेचीदगियां हैं, यहाँ वहाँ बहुत सारी चीजें हैं, तो आप वीडियो को 1-2 बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।